गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गैसीय स्टेट के इस वीडियो में आदर्श गैस समीकरण के निगमन को जानेंगे कि कैसे आदर्श गैस समीकरण का निगमन किया जाता है, आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को और ग्राहम के विसरण नियम को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण को देखते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होता क्या है। आदर्श गैस समीकरण एक समीकरण है जिसमें गैसों के ताप, आयतन और दाब के बीच में संबंध को बताया गया है। यदि किसी गैस के दाब, आयतन, ताप आदि में परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों को हम आदर्श गैस समीकरण की सहायता से बता सकते हैं। पिछले के वीडियोज़ में आपने लगभग सभी गैसीय नियमों को पढ़ा है, जिसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगैड्रो का नियम ये प्रमुख हैं। उन्हीं नियमों की सहायता से हम आदर्श गैस समीकरण का डेरिवेशन करते हैं। बॉयल के नियम में आपने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो's लॉ we have V is directly proportional to N। तो बॉयल का नियम कहता है कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम कहता है आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। और एवोगैड्रो का नियम कहता है कि आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तीनों ही समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में V है, तो अगर हम तीनों को कंबाइन करें, एक साथ लिखें, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, V प्रोपोर्शनल टू N T अपॉन P, ऐसा हम लिख सकते हैं। N और T ये अंश के रूप में है तो ऊपर रहेंगे, और P हर में है तो इसे हम नीचे लिखते हैं। V प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन P। P का इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा P V प्रोपोर्शनल टू एन टी। जब प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो उसकी जगह पे एक नियतांक लगता है। यहाँ पे नियतांक होगा R। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। आर यहाँ पे कांस्टेंट है। आर को गैस कांस्टेंट कहा जाता है और यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है, जिसकी वैल्यू किसी वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। गैस नियतांक है ये, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। इसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पी आपको मालूम ही होगा, गैस का दाब है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड दिस इज गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकती है। आपने कई सिस्टम पढ़े होंगे मापन की पद्धतियों में, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो हम आर की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताते हैं उनके मात्रक के साथ कि क्या होता है, जिसका यूज हम करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। आर की एक वैल्यू होती है, आर इक्वल्स टू 0.0821 लीटर वायुमंडल
पर केल्विन पर मोल, एक वैल्यू ये हुई, लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। जब आयतन का मात्रक लीटर, दाब का मात्रक वायुमंडल, ताप का मात्रक केल्विन और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो। आर की एक वैल्यू है, आर इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आर की एक वैल्यू और है 1.987, इसको लगभग हम 2 मानते हैं, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो जिस तरह से न्यूमेरिकल में दाब, आयतन, ताप आदि के मात्रक रहेंगे, उसी के अनुसार हम आर की वैल्यू को पुट करते हैं, या प्रश्न में आपको दिया रहता है कि आर की यह वैल्यू है। अब आगे देखते हैं कि हमने पढ़ा PV इक्वल्स टू nRT। पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है मोलों की संख्या बराबर होती है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर मास, W/m। तो n की जगह पे हम W/m लिख सकते हैं। PV इक्वल्स टू W/m R इंटू T। अगर V को हम इधर पक्षांतर करें तो हो जाएगा P इक्वल्स टू W/m इंटू V R T। एक फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, या यहाँ से कह सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को यहाँ पे W से डिनोट करेंगे और आयतन को V से डिनोट करेंगे। तो W/V इक्वल्स टू D, D मतलब घनत्व या डेंसिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि W/V है, तो इस W/V की जगह पे हम D लिख सकते हैं, घनत्व लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये बनेगा P इक्वल्स टू D/m R इंटू T। तो ये आदर्श गैस समीकरण है। इसकी सहायता से हम किसी गैस के ताप, आयतन, दाब आदि में होने वाले परिवर्तनों को बता सकते हैं। इसके बाद एक अगला नियम है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, उसके बारे में जानते हैं। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यह क्या कहता है? डाल्टन के आंशिक दाब का नियम यह कहता है कि समान आयतन व ताप पर यदि ताप और आयतन गैस के स्थिर कर दिए जाएं, कांस्टेंट हो, तब यदि 2 या 2 से अधिक ऐसी गैसें हैं जो आपस में क्रिया ना करती हों, 2 या 2 से अधिक ऐसी गैसें जो आपस में क्रिया ना करती हों, अगर उनका मिश्रण है तो उस मिश्रण का कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। स्थिर आयतन व ताप पर 2 या 2 से अधिक आपस में क्रिया ना करने वाली गैसों के मिश्रण में मिश्रण का कुल दाब गैसों के अलग अलग आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यदि कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें 2 या 2 से अधिक ऐसी गैसें हैं जिनमें वो गैसें आपस में क्रिया नहीं करती हैं, यदि
कुल दाब माना जाए मिश्रण का Pt है टोटल, और गैसों का आंशिक दाब P1, P2, P3 इस तरह से, तो कुल दाब बराबर होगा P1, P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। जितनी गैसें होंगी सभी गैसों के आंशिक दाबों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो मिश्रण के कुल दाब के बराबर आएगा। वैसे माना जाए यहाँ पे एक बर्तन है, इस बर्तन में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मान लेते हैं कि ये 3 गैसें हैं। यदि माना जाए ऑक्सीजन का आंशिक दाब P-O2 है, नाइट्रोजन का आंशिक दाब P-N2 है और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब P-CO2 है, तो इस मिश्रण का कुल दाब होगा P बराबर P-O2 प्लस P-N2 प्लस P-CO2, अर्थात जितने भी गैस हैं सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा कुल दाब। यही डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है। अच्छा, आपने अभी पढ़ा है कि आदर्श गैस समीकरण, तो यदि हम P1 निकालना चाहें, हमने पहले ही कह दिया है कि V कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है, तो P1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम N को कांस्टेंट नहीं करते हैं, V कांस्टेंट करते हैं और T कांस्टेंट करते हैं, तो P1 इक्वल्स टू होगा N1 RT अपॉन V, N1 RT अपॉन V। इसी तरह से P2 हो जाएगा N2 RT अपॉन V। यहाँ पे आयतन को और ताप को स्थिर किया गया है। इसी तरह से P3 बराबर हो जाएगा N3 RT अपॉन V। फिर और आगे ऐसे होता चला जाएगा। PT बराबर है P1 P2 P3 डॉट 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 P4 ऐसे, तो हम लिख सकते हैं PT यानी कि कुल दाब बराबर N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V प्लस शो ऑन। यहाँ पे देखेंगे कि RT अपॉन V सभी में कॉमन है, सभी में है, तो लिखेंगे PT इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 RT अपॉन V। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ पे P1 इक्वल्स टू था N1 RT अपॉन V। यदि P1 में हम PT से डिवाइड कर दें तो आएगा P1 अपॉन PT इक्वल्स टू P1 था N1 RT अपॉन V और PT है N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 RT अपॉन V। RT अपॉन V, RT अपॉन V कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसे कहा जाता है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। तो ये केवल एक घटक के मोलों की संख्या है, केवल गैस 1 के मोलों की संख्या है और नीचे जितनी गैस हैं सभी के मोलों की संख्याओं का योग है, तो इसे हम गैस 1 का मूल प्रभाज कहेंगे। तो P1 इक्वल्स टू हो जाएगा P1 इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू PT। तो हम कह सकते हैं कि गैस
1 का आंशिक दाब बराबर होगा कुल दाब गुणे गैस 1 का मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। यदि कुल दाब हमको मालूम है तो कुल दाब में यदि किसी गैस के मोल प्रभाज का गुणा कर दिया जाए तो उस गैस का आंशिक दाब हमको मिल जाता है। तो एक फार्मूला यहाँ से मिलता है कि किसी गैस का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर बराबर कुल दाब गुणे गैस का मोल प्रभाज। कुल दाब गुणे गैस का मोल प्रभाज। ये हो गया डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब इसके बाद अगला नियम है ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम के विसरण नियम को जानने से पहले थोड़ा सा विसरण और निःसरण के बारे में जानते हैं। डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं। विसरण के नाम से आप परिचित होंगे। जब गैस के गुणों को आपको बताया जा रहा था तो उसमें आपको बताया गया था कि गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण या ऐसे कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या विसरण। और एक फेनोमेना और है इससे संबंधित जिसे कहा जाता है इफ्यूजन या निःसरण। विसरण क्या है? गैसों में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब गैसों को खाली स्थान मिलता जाता है तो उस खाली स्थान में गैसें लगातार एक समान रूप से फैलती जाती हैं। अगर आयतन कम है तो उसी आयतन में गैसें इस तरह से व्यवस्थित हो जाती हैं कि सभी जगह पे गैसों की सांद्रता बराबर होती है या वे एक समान रूप से उस आयतन में फैली हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे आयतन उनको मिलता जाए, आयतन जैसे जैसे बढ़ता जाए, वो गैसें या कोई भी गैस एक समान रूप से उस आयतन में फैलती हुई चली जाती है। यानी कि हर जगह पे गैस का कंसंट्रेशन या गैस की सांद्रता बराबर होती है। गैसों के इसी गुण को विसरण कहा जाता है। गैसों का उपलब्ध खाली स्थान में एक समान रूप से फैलना विसरण कहलाता है। जैसे एक आप सेंट ले लीजिए या बॉडी स्प्रे ले लीजिए और कमरे के किसी कोने में आप स्प्रे करते हैं तो होता क्या, धीरे 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 उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ऐसा विसरण के कारण ही होता है कि आपने स्प्रे किया तो जिस समय आपने स्प्रे किया वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे कमरे में वो एक समान रूप से फैल जाती है। किसके कारण? विसरण के कारण। तो यही घटना जो होती है, यही प्रक्रिया जो होती है वो विसरण कहलाती है। निःसरण क्या है? निःसरण में गैसीय अणुओं का सूक्ष्म छिद्र से होकर गति करना ही निःसरण होता है। गैसीय अणु एक छोटे छिद्र से होकर यदि निकलें या अंदर आएं या बाहर जाएं, किसी भी तरह से एक छोटे से छिद्र से होकर यदि गैसीय अणु बाहर जाते हैं तो यह प्रक्रिया निःसरण कहलाती है या इफ्यूजन कहलाती है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में आप एक पिन से छोटा सा होल करते हैं तो गैस, गुब्बारे के अंदर की गैस धीरे धीरे बाहर आने लगती है। कैसे आएगी? उस पंक्चर से होके आएगी। तो वह घटना जो होती है उसे निःसरण कहा जाता है। अब आते हैं ग्राहम के विसरण नियम पर। निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण दर
उस गैस के वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती होती है। यही ग्राहम का विसरण नियम है कि निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके वाष्प घनत्व के वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती होती है। विसरण दर, विसरण दर को अगर R से डिनोट किया जाए तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ D, where D is vapor density of a gas। यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि दो गैसें हैं, दोनों गैसों की विसरण दर का अनुपात देखना है तो वो होगा अंडर रूट d2 अपान d1। R1 पहली गैस की विसरण दर, R2 दूसरे गैस की विसरण दर, d2 दूसरे गैस का वाष्प घनत्व और d1 पहले गैस का वाष्प घनत्व। ये एक फार्मूला हो गया। आपने एक संबंध पढ़ा होगा वाष्प घनत्व और अणुभार में। किसी गैस का अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, या हम कह सकते हैं कि वाष्प घनत्व D बराबर होता है अणुभार बटे 2। तो यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि R1 अपान R2 इक्वल्स टू d2 अपान d1 इक्वल्स टू m2 अपान m1, या कैपिटल लेटर में लिख देते हैं m2 अपान m1। m2 दूसरी गैस का अणुभार है, m1 पहली गैस का अणुभार है। अब देखिए जो ग्राहम का विसरण नियम है, इसकी सहायता से किसी गैस का विसरण दर हम नहीं निकाल सकते हैं, किसी गैस का विसरण दर हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक गैस का दूसरी गैस की तुलना में विसरण दर हम निकाल सकते हैं कि कौन गैस कितनी तेजी से या कितनी धीमी से विसरित होती है। जो कम अणुभार वाली गैसें होती हैं, जो हल्की गैसें होती हैं, उनका विसरण तेजी से होता है और अधिक अणुभार वाली गैसें या भारी गैसों का विसरण धीरे धीरे होता है। यदि आप 2 व्यक्तियों को लें, एक हल्का हो यानी जिसका द्रव्यमान कम हो, दुबला पतला कह सकते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति लें जो थोड़ा मोटा हो या मोटा हो कह सकते हैं, तो अगर गतिशीलता देखी जाए तो जो दुबला पतला व्यक्ति होगा वो ज़्यादा गतिशील होगा। अगर दौड़ने को कहा जाए तो दुबला पतला व्यक्ति तेज़ी से दौड़ेगा, जबकि मोटा व्यक्ति उतना तेज़ी से नहीं दौड़ पाएगा। आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि जो भारी गैस होगी वह भारी गैस तेज़ी से नहीं विसरित हो पाती है एक हल्की गैस की तुलना में। हल्की गैस तेज़ी से विसरित होगी जबकि भारी गैस धीरे धीरे विसरित होगी। तो ग्राहम के विसरण के नियम से हम एक गैस के विसरण दर की तुलना दूसरे गैस के विसरण दर से कर सकते हैं। यदि केवल एक गैस का विसरण दर निकालना हो तो हम ऐसा ग्राहम के नियम से नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।